हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एकेडमी। हम लोगों ने ईवीएस का 6 चैप्टर कवर कर लिया है और आज हम लोग 7 चैप्टर को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं टॉपिक की। ठीक है, तो इस टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक है अलॉय एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अलॉय मतलब आप लोग समझ सकते हैं मिश्र धातु। कि कोई भी जो धातु होते हैं वो मोस्टली एक या दो धातुओं का मिश्रण होता है। तो उसी के बारे में हम देखेंगे कि कोई अलॉय मिश्र धातु है तो उसके घटक क्या क्या है। तो हम लोग आइए देखते हैं। स्टील, सबसे पहले स्टील की बात अगर कर रहे हैं तो स्टील के जो घटक हैं वो है आयरन एंड कार्बन। और स्टेनलेस स्टील जो होती है वो आयरन, कार्बन, निकल एंड क्रोमियम का मिश्र धातु से मिलके बना होता है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो बना होता है कॉपर एंड टिन से। ठीक है, ब्रॉस, ब्रॉस जो होता है कॉपर एंड जिंक का मिश्रण होता है। ड्यूरेल्यूमिन जो होता है एल्यूमिनियम, ब्रोंज, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम का मिश्र धातु होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 22 कैरेट गोल्ड। 22 कैरेट गोल्ड जो होता है वो गोल्ड और कॉपर का मिश्र धातु। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सेपरेशन ऑफ सॉलिड कंपोनेंट। अगर सॉलिड कंपोनेंट्स है कोई तो उसको सेपरेट करना है, तो उसमें अगर इम्प्योरिटीज है और तो हम उसको इम्प्योरिटीज को और जो कंपोनेंट्स उसको अलग अलग कैसे करेंगे, ये जो प्रोसेस होता है उसको सेपरेशन ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग 6 प्रोसेस है। 6 तरीके से हम डिपेंडिंग ऑन द इम्प्योरिटीज अलग अलग कर सकते हैं। पहला है मैनुअल सेपरेशन, इन फिल्टरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। सबसे पहले हम लोग इसमें मैनुअल सेपरेशन के बारे में देखिए मैनुअल सेपरेशन क्या होता है। जैसे एज शोन इन द पिक्चर, एक आदमी वो बैठा हुआ है, अनाज पड़े हुए तो उसने अपनी थाली में कुछ अनाज को रखा। अनाज में जो है मोटे मोटे इम्प्योरिटीज, ये जो है इम्प्योरिटीज मिले हुए हैं। जब बड़े बड़े इम्प्योरिटीज होते हैं कि अनाज में, जैसे मोटे अनाज में चावल है, दाल है, तो उनको हम मैनुअल सेपरेशन हैंड पिकिंग के थ्रू अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अपने घर में जैसे चावल होता है, चावल में इम्प्योरिटीज होते हैं, कंकड़ दाने होते हैं, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग हैंड पिकिंग का यूज करते हैं। जो भी इम्प्योरिटीज है वो अलग कर लेते हैं, तो इसको मैनुअल सेपरेशन करते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड जो है सेपरेशन टेक्निक है उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। थ्रेसिंग में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक आदमी है और वो अनाज के बंडल को ऐसे किसी उस भूमि है सीमेंट का, उस पे वो पीट रहा है। थ्रेसिंग में क्या होता है कि अनाज के बंडल को पीटा जाता है और जो भी अनाज होता है पीटने से अलग हो जाता है। तो जो भी अनाज हो, मोटे अनाज होते हैं, उस यहाँ पे दिख रहे हैं वो पीटने से अलग हो गए, और जो ये जो बंडल है अनाज का, जो हस्क बोलते हैं इसको, घास टाइप का होता है, वो अलग हो जाता है। तो ये थ्रेसिंग प्रोसेस होता है। थ्रेसिंग के बाद आता है विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है कि जब हवा चलती है तो हवा के सहयोग से हम किसी बर्तन में या सूप में बोल सकते हैं, अनाज को लेते हैं और इस अनाज में घास हस्क होती है, इम्प्योरिटीज होती है के रूप में। तो उसको क्या, जब हवा के साथ हम सपोर्ट से जब उसको धीरे धीरे गिराते हैं, जैसे यहाँ पे एक लेडी गिरा रही है, तो उससे क्या होता है जो भी हस्क होते हैं वो बहुत लाइट वेट का होता है। जो भी इम्प्योरिटीज है तो वो उड़ के दूर चला जाता है और जो अनाज है उसका ढेर सामने नीचे गिरता जाता है। इस तरह अनाज क्या होता है, मोटा अनाज आ, अलग हो जाता है हवा के सहयोग से, और जो हस्क है इम्प्योरिटीज वो हवा के थ्रू दूर चला जाता है। विनोइंग ये टेक्निक इम्प्योरिटी हटाने का। अब हम बात करते हैं सीविंग। सीविंग का मतलब क्या होता है कि चालना। जैसे कि हम लोग जब भी रोटी बनाते हैं तो आटे को
हम लोग चलनी इसको बोलते हैं, चलनी में चालते हैं। चलनी में चालने से क्या होता है कि जो भी अनाज होता है चालने में, वो गेहूँ तो पूरा चल के नीचे चला जाता है और जो भी मोटा इम्प्योरिटीज होता है वो इसी चलनी में रह जाता है। तो इसको हम लोग सीविंग प्रोसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब घर बनता है तो जो सीमेंट और होता है बालू का मिश्रण मिला के हम लोग इसको रखते हैं यहाँ पे, तो ये भी एक तरह का चलनी होता है कि जो भी रहता है इम्प्योरिटीज इसी में रह जाता है और जो जो भी प्योर चीजें होती हैं वो साइड में यहाँ नीचे गिर जाती है। अब इसके बाद आता है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई वाटर है, उसमें पानी में गंदा वाटर है, इम्प्योरिटी मिला हुआ है, हमें अलग करना है। फिल्टरेशन एक अच्छा टेक्निक है क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमने इम्प्योर वाटर लिया और उसको कुछ देर के लिए 20 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए छोड़ दिए, तो क्या होता है जो भी डस्ट होता है इम्प्योरिटीज होती है वो उस इसमें तली में बैठ जाता है और पानी अलग हो जाता है, इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है। जब हम लोग दूसरी ग्लास में ऐसे डालते हैं तो ऊपर का पानी निकल गया और नीचे जो डस्ट होता है इकट्ठा रह जाता है। तो ये फिल्टरेशन प्रोसेस बोलते हैं। फिल्टरेशन प्रोसेस वाटर से रिलेटेड जैसे इम्प्योरिटीज हैं वो अलग करने में अच्छा टेक्निक। इसके बाद आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। सबसे अच्छा जो टेक्निक है सेपरेशन का, तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन इज द बेस्ट क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम एक मैग्नेटिक पेपर यूज करते हैं, फिर इसको फोल्ड करके एक कनाल ऐसी शेप में बना देते हैं। उसमें जो भी इम्प्योर वाटर रहता है उसको ऊपर से डालते हैं जैसे इस पिक्चर में शो, और जिससे क्या होता है कि जो भी इस एक पेपर होता है मैग्नेटिक पेपर के थ्रू होता है, सारा जो अच्छा वाटर होता है प्योर वाटर वो इसमें चला जाता है इस पॉट में, और जो भी इम्प्योरिटी छोटी से छोटी इम्प्योरिटीज रहती हैं उस पेपर के ऊपरी हिस्से में बैठ जाती है। इस तरह ये बेस्ट टेक्निक है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब हम लोग बात करते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है कि जब भी हम लोग जानते हैं कि जो पानी होता है उसका नेचर होता है वो ऑटोमेटिक कंटिन्यूअसली अपना इवापोरेट होता रहता है। तो सनलाइट में अगर कहीं भी पानी है तो सनलाइट के प्रेजेंस में वो धीरे धीरे अपने आप भाप में बदलता है। तो ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड इवापोरेशन। इट टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली वेर एवर वाटर इज, जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है वो अपने आप ऑटोमेटिक ये प्रोसेस भाप पानी का भाप में बदलने का जो प्रोसेस होता है वो लगातार होता रहता है। तो यही बताया गया वह प्रक्रिया इसमें पानी भाप के रूप में संग्रहित होता है उसे वाष्पीकरण, इवापोरेशन को हिंदी में वाष्पीकरण होती है। और जहां भी पानी इकट्ठा होता है ये वाष्पीकरण लगातार होता है। कंडेंशन, कंडेंशन जो होता है कि जब जब यहाँ पानी से भाप हुआ और भाप को जब हमने कुछ देर भाप जब ठंडा होके फिर से जब वाटर में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को कंडेंशन बोलते हैं। प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन एयर इज चेंज इनटू लिक्विड। पानी से भाप फिर धीरे धीरे वो ठंडा होके, तो ये प्रोसेस बोलते हैं। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। वाटर वेपर का लिक्विड वाटर में ट्रांसफॉर्मेशन कंडेंशन बोलते हैं। प्रक्रिया जिसमें पानी का भाप आ, आ, प्रक्रिया जिसमें पानी का भाप पानी में बदल जाता है, ठीक है, पानी का भाप और फिर भाप पानी में बदल जाता है, इसको कंडेंशन कहते हैं। यह भाप का पानी में अवस्था परिवर्तन, यहाँ पे क्या है ये भाप था, इसका पानी में अवस्था परिवर्तन कंडेंशन इसको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ डांसेज इन इंडिया। हमारा जो देश है, भी मैंने पहले भी क्लास में बताया कि हमारा देश बहुत ही डाइवर्स देश है। इसमें रहन सहन, खान पान, पहनावा, जो घर के जो प्रकार है, सेल्टर चैप्टर हमने कवर किया, तो हर स्टेट में क्लाइमेट वाइज बहुत सारा जो रहने का, घर का, बोली का बहुत सारा डाइवर्सिटी हमारे विश्व में बहुत सारे डाइवर्स देश हैं। अराउंड मेरे हिसाब से 20 to 25 कंट्रीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसमें इंडिया का भी स्थान है जो डाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा
का मतलब नाम आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ देखिए, इंडियन डांस फॉर्म्स फॉल इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। यह जो भारत में जो नृत्य है वो दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला फॉर्म को बोलते हैं क्लासिकल डांस फॉर्म एंड फोक डांस फॉर्म, ठीक। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं सम ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स। सम ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है। जब ये जो आर्ट जो फॉर्म्स हैं, इनके आर्ट फॉर्म्स मतलब कला होता है जो हर स्टेट का, कई बार छोटे छोटे जिलों का भी कुछ कुछ अपना एक ट्रेडिशन, एक आर्ट फॉर्म्स होता है जो कि देश विदेश में तो उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बात आती है जमदानी। तो जमदानी एक आर्ट फॉर्म है और यह वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। जैसे फिर सेकंड आता है पश्मीना एंड सातूत। पश्मीना शॉल का नाम तो हम लोगों ने बहुत सुना होगा, और ये पश्मीना शॉल जो होता है पश्मीना भेड़ों से बनता है। उनके पश्मीना भेड़ बहुत फेमस, उनके बालों को काट के बनता है और काफी कॉस्टली और बहुत ही प्राइम क्वालिटीज की। तो पश्मीना एंड शाहतूत जो है आर्ट फॉर्म है, ये जम्मू एंड कश्मीर। पटोला, पटोला जो होता है, ये पटोला साड़ीज होती हैं। पटोला शायद आर्ट फॉर्म भी है। तो ये पटोला है गुजरात का, ठीक है। तो ये काफी फेमस है गुजरात के। बंधाना डिजाइन्स, बंधाना डिजाइन्स जो है वो राजस्थान एंड गुजरात दोनों का है फेमस आर्ट फॉर्म है। चिकनकारी, चिकनकारी जो लोग भी अगर यूपी से बिलोंग करते हैं और स्पेशली लखनऊ से, तो चिकनकारी वर्क के जो कपड़े होते हैं, साड़ियाँ होती हैं, काफी फेमस है। तो लोग वहाँ पे काफी पहनना पसंद करते हैं। मूंगा सिल्क, मूंगा सिल्क जो है वो आसाम का आर्ट फॉर्म। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली जो है आंध्र प्रदेश का है। परफ्यूम्स के लिए कन्नौज, कन्नौज हमारे यूपी में पड़ता है और यूपी में स्पेशली कानपुर के पास कन्नौज एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि परफ्यूम के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी फेमस है। सॉल, सॉल जो होते हैं, जो कि सारी लेडीज ठंड में सॉल यूज करती हैं, वो कुल्लू मनाली का सॉल बहुत फेमस है। और एम्ब्रॉयडरी की बात आती है तो एम्ब्रॉयडरी में जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्ट फॉर्म है वो काफी फेमस, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोक डांस इन, अब इसकी हम लोग बात करते हैं। डिफरेंट डांस है, देखिए गरबा डांस, अगर जो लोग भी गुजरात में रहे हुए हैं तो वहाँ गरबा डांस वहाँ का बहुत फेमस डांस होता है। मैं खुद गुजरात में रह चुकी हूँ। तो जो गरबा डांस होता है वो नवरात्रि के टाइम में किया जाता है और मतलब लोगों को वहाँ पे ऐसा क्रेज होता है कि 9 दिन बिल्कुल फेस्टिवल की तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं। लोग सब काम धाम करके रात में 9 बजे पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े क्लब्स होते हैं और अच्छी अच्छी कंपनियां होती हैं जो कि ये गरबा डांस मतलब वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाते हैं। गरबा रात का, भांगड़ा एंड गीता पंजाब का डांस फॉर्म है और ये फोक डांस है। जूडो है मिजोरम का। रॉफ एंड डामिली जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का फोक डांस है, ठीक है। तमासर एंड लावनी जो है वो महाराष्ट्र का है फोक डांस, ठीक है। बिहू जो है आसाम का डांस फॉर्म है। बैम्बू जो है मणिपुर, मणिपुर का डांस फॉर्म है। घूमर हरियाणा का डांस फॉर्म है। चाऊ, चाऊ उड़ीसा का डांस। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंटिंग्स इन इंडिया। हमारा जो इंडिया है वो बहुत डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है और उसमें, और क्योंकि जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, 130 करोड़ से ज्यादा है, तो इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोग भी हैं, टैलेंट भी भरपूर। हमारा देश में टैलेंट से अगर बात की जाए तो बहुत आगे, तो इसमें बहुत सारी कलाएं भी हैं, काफी फेमस हैं। तो अभी हम लोग इन पेंटिंग्स के बारे में ही बात करें। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं चित्रकाथी पेंटिंग। चित्रकाथी पेंटिंग जो है वो स्पेशली महाराष्ट्र का ही पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग में क्या होता है, स्टोरी इज डिपिक्टेड, कलर इज, में क्या होता है, ये जो आर्ट पेंटिंग होती है वो स्टोरी फॉर्म में होती है, उसमें अलग अलग स्टोरी होती हैं।
और जब उनकी पेंटिंग्स को आप देखेंगे गहराई से तो उसमें आपको एक स्टोरी समझ आती है। इसलिए इनका बड़ा इम्पोर्टेंस है इंडिया की पेंटिंग्स में। और इसमें नेचुरल जो भी कलरिंग के लिए यूज करते हैं वो नेचुरल कलर्स का यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कलामकरी पेंटिंग। कलामकरी पेंटिंग जो है वो आंध्र प्रदेश का पेंटिंग, और इसमें नेचुरल कलर इज यूज। नेचुरल कलर को यूज करते हैं जो भी कलर बनाने के लिए, और डन ऑन क्लॉथ एज ब्लॉक पेंटिंग। और इसको लोग कपड़े पे, ये जो पेंटिंग्स होती है वो कपड़ों पे की जाती है और ब्लॉक पेंटिंग के रूप में की जाती है। जितने भी इस पेंटिंग में हम लोग बात करें, इन पेंटिंग्स की खासियत होती है कि इसमें नेचुरल कलर यूज किया जाता है, तो ये बहुत खासियत होती है। और मोस्टली इसको जो कलर्स हैं कपड़ों पे की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं जो कि काफी फेमस पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग। ये मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार का पेंटिंग है, बिलोंग्स टू बिहार। बिहार में एक जिला है मधुबनी, वहीं पे ये पेंटिंग की जाती है, वहीं से शुरुआत हुई, इसलिए इसका नाम ही मधुबनी पेंटिंग। नेचुरल इसमें क्या होता है कि कलरिंग करने के लिए नेचुरल कलर का यूज किया जाता है। ब्लू कलर अगर बनाना है तो इंडिगो का यूज करते हैं, येलो कलर चाहिए तो टर्मरिक यूज करते हैं। और जो कलरिंग के लिए यहाँ पे लोग फ्लावर्स भी यूज, डिफरेंट काइंड्स के फ्लावर को यूज करते हैं कलर बनाने। और इसमें इसकी जो ग्लोरी को बढ़ाने के लिए पेंटिंग को ये लोग ग्राइंडेड राइस को भी यूज करते हैं, ताकि उसको जो पेंटिंग है वो काफी अच्छे से चमकदार और खूबसूरत। तो इसमें भी क्या होता है, एक स्टोरी टाइप का ही इसमें जो होता है वो डिपिक्टेड होता है पेंटिंग। और स्पेशली इसमें नेचुरल चीज़ों को यूज किया जाता है, जैसे हैं प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन हैं, बर्ड है, लीफ है। इनसे रिलेटेड जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको ये लोग पेंटिंग में उभारते हैं, उसको शो करते हैं। पता पेंटिंग जो है वो उड़ीसा से बिलोंग करता है, और उसमें नेचुरल कलर किया जाता है, और ये भी कपड़े पे ही की जाती है। हार्ड पेंटिंग जो होती है वो राजस्थान का पेंटिंग है, ये भी कपड़ों। ये बात समझने की है कि जितने भी कलर्स हैं में नेचुरल कलर फ्लावर से, टर्मरिक से, इंडिगो को यूज करके कलर्स बनाए जाते हैं। और ये जितने सारे अभी हमने पेंटिंग, ठीक है। अब हम लोग क्लासिकल डांस फॉर्म की बात कर लेते हैं जो कि इंडिया में है और काफी फेमस। इसमें सबसे पहले बात आती है, सब लोगों ने सुना होगा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वो क्लासिकल डांस फॉर्म है तमिलनाडु का। केरला का डांस फॉर्म जो है, जो क्लासिकल काफी फेमस है, कथकली। यूपी का क्लासिकल डांस है कथक। उड़ीसा का ओडिसी, या मणिपुर का मणिपुरी। केरला का एक दूसरा डांस फॉर्म भी है जो कि क्लासिकल डांस फॉर्म में गिना जाता है, इसको मोहिनी नट्यम बोलते हैं। आंध्र प्रदेश को क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी बोलते हैं उनका। तो ये 7 चैप्टर तो आज हम लोगों ने कवर कर लिया। आप लोग उसको बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जो ये डांस फॉर्म्स हैं, पेंटिंग्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। इनसे हमेशा 2-4 क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो बहुत अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए। और अगर आप लोग अच्छे से करेंगे तो नो डाउट ईवीएस के सेक्शन को आप अच्छे से कवर। ये तो हमारा थ्योरी सेक्शन था। फिर जो ईवीएस है उसमें जो क्या होता है कि 30 क्वेश्चन आता है। 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन तो आपकी ये एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ होता है, और उसके बाद जो 15 क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी। पेडागोजी में क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट को एक टीचर कैसे पढ़ाए ताकि वो बेहतर उसकी समझ हो बच्चे में और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आए, तो इसके बारे में पेडागोजी में हम पढ़ते हैं। तो पेडागोजी को भी हम लोग उसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँ। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगा के, और कोई सजेशंस हो तो ज़रूर दें। थैंक यू।